वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बड़ा स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीआई एग्जाम 2022 जो 25 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए स्पेशल हम फर्स्ट पेपर की जो सीरीज है वो लेके आए हैं और सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के इतिहास में जालोर, अजमेर, रणथंभौर के चौहान वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे एमसीक्यू लेके आया हूं। मैं पूरी व्याख्या के साथ आपको बताऊंगा। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस निरंतर आपको अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आपका टॉपिक है इतिहास में जालोर, अजमेर, रणथंभौर के चौहान है। इसके अलावा कुछ राजवंश दिए हुए हैं। बाकी इतिहास के टॉपिक 1857 की क्रांति, एकीकरण, सबको हम बारी बारी से लेकर चलेंगे एमसीक्यू के हिसाब से। आप लगातार अध्ययन कर रहे हो, कोई टेस्ट भी दे रहे हो, हमारी ऐप पे जो टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर रखी होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं पीटीआई एग्जाम 2022 सिलेक्शन स्पेशल बैच आपके लिए, और ये फर्स्ट पेपर की आपके लिए स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। आपके जितने भी सहपाठी है उनको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। उसके बाद में कम से कम 100 क्वेश्चन आपको चौहानों के करूंगा, और मान के चलो ये प्रश्न आपने पढ़ लिए, आपको सीधा सीधा पेपर में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। शेयर जरूर करना, लाइक करना। पहला प्रश्न देखिए, मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? मेवाड़ जो था उस पर शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी यानी सांबर के चौहान कह सकते हैं। सांबर के आसपास का क्षेत्र था स्पादलक्स। कौन सा था? स्पादलक्स, जिसकी राजधानी क्या थी? अछत्तरपुर थी। कौन सी? जिसकी राजधानी थी अछत्तरपुर, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? नागौर। तो शुरुआत जो हमारे राजस्थान के अंदर जो चौहानों की सबसे पहला वंश स्टार्ट होता है वो शाकंभरी के चौहान है, और 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने इसकी शुरुआत की थी। तो मेवा शाकंभरी के चौहानों का एक शासक आया था वाकपति सेकंड। वाकपति सेकंड ने मेवाड़ पर अधिकार किया था 12वीं सदी में। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी चौहान शासकों की बात आए तो आपको एक याद रखना है बिजोलिया शिलालेख की। राजस्थान में चौहान शासकों की जानकारी कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। तो 1170 ईस्वी में गुणभद्र के द्वारा रचा गया। उस समय अजमेर के शासक थे सोमेश्वर चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। उनके समय रचा गया था संस्कृत भाषा में, और इसके जो उत्कीर्ण करता थे वो जैन ऋषि लोलाक थे। ये बात आपको याद रखना है। और एक प्रमाण इनका ये मिलता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ये विदेशी थे। और चंद्र बरदाई एक प्रमाणित माना जाता है। चंद्र बरदाई और सूर्यमल मिश्रण, ये इनकी बात मानी जाती है। इनके अनुसार ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो शाकंभरी के चौहानों से निकलने वाली सबसे प्राचीन शाखा थी नाडोल के चौहान। आपको पेपर में कभी मिल जाए, चौहानों की सबसे सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहान, जिसके संस्थापक लक्ष्मण सिंह चौहान थे। आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? शाकंभरी, अजमेरवाड़ा। ये दोनों में अंतर है। तो नाडोल के चौहान का संस्थापक था लक्ष्मण सिंह चौहान, और बाद में ये नाडोल की शाखा जालोर के सोनग्रा चौहानों में मिल जाती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा शासक है? जालोर में कौन सा वंश था? ये याद रखना, सोनग्रा चौहान वंश थे। कौन से? सोनग्रा चौहान वंश, जिनकी शुरुआत कीर्तिपाल ने की थी, और अंतिम शासक था काहनड़ देव। तो देखो, वत्स कीर्तिपाल शासक था, समर सिंह था और उदय सिंह था। ये वत्स राज है, वो गुर्जर प्रतिहार का शासक था। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चौहान शासक को पराजित करके उसे कर देने से विवश कर दिया? तो चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज ने मूलराज प्रथम, और यहीं से चौहान चालुक्य की जो शुरुआत होती है। अनिल पाटन गुजरात के अंदर है, जहां आपको याद होगा 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी के कोख से हुआ था। और सारे विद्यार्थी लगभग टॉपिक पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे एमसीक्यू बेस के अनुसार जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। तो मूलराज प्रथम को हराकर सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हो जाती है चौहान चालुक्य संघर्ष की, जो मिटाता कौन है? 1184 में पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? पहला चौहान शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था वो था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। कौन? विग्रहराज चतुर्थ विसल देव, जिसने हरि के लिए नाटक लिखा था, जिसे इतिहासकार कवि बांधव के रूप में उपाधि देते हैं।
अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की? देखो मैं मोस्ट जो मुख्य होगी वही बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन लगभग 100% है तो सारे आ ही जाएंगे। अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना, वैसे अजय मेरू दुर्ग की स्थापना अजय राज माना जाता है। क्या? अजय राज गढ़बिठली पहाड़ी पर माना जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक बार प्रश्न आया हुआ है कि अजय मेरू दुर्ग की स्थापना अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। बस इतना याद रखना। वैसे अजय मेरू दुर्ग की स्थापना अजय राज ने ही की थी 12वीं शताब्दी में, ठीक है। लेकिन ये एक अपवाद क्वेश्चन है कि अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में अजय मेरू दुर्ग बसाया था। अब अजय मेरू दुर्ग को वर्तमान में क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। पृथ्वीराज सिंसोदिया ने इसका दोबारा निर्माण करवाया था अपनी पत्नी तारा के कहने पर। गढ़बिठली पहाड़ी पर है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर और विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। भी ताजा जो एग्जाम हुआ था शायद हाउसकीपर का, पता नहीं किसमें, उसमें क्वेश्चन आया था विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसको कहते हैं? तारागढ़ अजमेर, जहां सबसे ज्यादा क्या हुए? घरेलू आक्रमण। विग्रह राज चतुर चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? यानी विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयानक भट्ट का नाम सुना होगा आपने। जयानक भट्ट जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहता था, उसने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता है। यह प्रधानमंत्री कौन था? और आपको यह भी पता है कि हाल ही में पृथ्वीराज चौहान फिल्म भी आई है, देखी होगी आपने। उसमें प्रधानमंत्री होता है केमास, या जिसको कंदम दास भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1166 में, लेकिन 1177 में अपने पिता की मृत्यु, सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान को गद्दी पर बिठाया गया। उस समय महज इसकी आयु देख लीजिए 11 वर्ष थी। इस कारण उसके प्रधानमंत्री केमास और उसकी माता कर्पूरी देवी संरक्षक के रूप में काम करती है। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? पृथ्वीराज चौहान 1177 से लेकर 1192 तक राज करते हैं। अजमेर और दिल्ली भी इनके कब्जे में होती है। उस समय कन्नौज का जयचंद गढ़वाल होता है, बिल्कुल। संगीता से शादी करता है ये। गुजरात का नरेश भीम द्वितीय होता है, बिल्कुल। गोरी प्रदेश का मोहम्मद गोरी होता है, बिल्कुल सही है। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश होता है, ये गलत है। उस समय दिल्ली सल्तनत शुरू नहीं हुई थी। मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध लड़ता है, फिर मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है 1206। चौहानों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? स्पादलक्स। आपसे पूछे चौहानों का मूल स्थान स्पादलक्स, यानी सांबर के आसपास का क्षेत्र क्या था? स्पादलक्स। सांबर को क्या कहते थे? शाकंभरी, ठीक है। तो ये याद रखना। आप 2 चीजें ध्यान रखना, चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता यहाँ पे स्पादलक्स वाली, और जो कुल देवता हो हर्षनाथ। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो शाकंभरी यानी सांबर के चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की नींव डाली थी। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ये भी कहा जाता है कि सांबर झील का निर्माता भी किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर नगर किसने बसाया था? जब बात आए अजमेर नगर की, तो अजमेर नगर अजय राज ने बसाया था। 1113 ईस्वी में इसने अजमेर नगर बसाया था, ये याद रखना। अजमेर, इसे वर्तमान में राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का नाका कहा जाता है। किसको? अजमेर नगर को। तो अजमेर यानी जो क्षेत्र है वो अजय राज है। यहाँ दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, उसके लिए सारी बातें प्रचलित है। और मैं आपको सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, जो पीटीआई के लिए सेकंड पेपर की हमारी टेस्ट सीरीज, एक नई टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप पे शुरू हो चुकी है। ये देखिए मार्का है, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और गूगल प्ले स्टोर पे भी जा सकते हो। सेकंड पेपर के लिए हमने 15 मॉडल पेपर तैयार स्टार्ट किए हैं। पहला मॉडल पेपर डाल दिया गया है, टॉपिक वाइज डालने जा रहे हैं, तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इतनी बढ़िया भर्ती है। 5500 के आसपास और 50,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। उसमें कंपटीशन मान के चलो 20-25 हजार के अंदर कंपटीशन है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज रामबाण साबित होगी। आप ये टेस्ट सीरीज जरूर लें। फर्स्ट पेपर आपको करवाया जा रहा है। वैसे हमारी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की भी टेस्ट सीरीज चल रही है 999 में, अकेली फर्स्ट पेपर की भी चल रही है 299 में, लेकिन सेकंड पेपर का हमने स्टार्ट किया है दोबारा 499 में, 15 मॉडल पेपर। आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जो भी विद्यार्थी पीटीआई के हैं, बड़े कारागार आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये ध्यान रखना। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? तो अजय देव के नाम से अजय राज ने चलाए थे। श्री अजय द्रुम नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे, और एक साइड अपनी पत्नी सोमलेखावती का नाम लिखवाया था। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? देखो एक एक प्रश्न बता रहा हूं और उसका क्वेश्चन आ रहा है। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था अनहिल पाटन 1166 ईस्वी में माता कर्पूरी देवी की कोख से। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? अभी बताया था ना मैंने,
नाडोल की लक्ष्मण चौहान। त्राइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में आता है? तो हरियाणा के अंदर करनाल क्षेत्र में आता है। त्राइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध बड़े प्रसिद्ध हैं। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? सबसे पहले आपको याद रखना है, त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ कब? 1191 में। किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की। किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया? देखो ये प्रश्न आ गया ना, किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? हरिकेली नाटक में इन्हें सूर्यवंशी बनाया गया है। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा लिखा गया। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित? बार बार हर एक प्रश्न को मैंने बना दिया, पूरे एमसीक्यू बना दिए 100 प्रश्नों से। चौहानों से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाए, बस ये कंटिन्यूस क्लास देखते रहना, जब जब आए हमारे नानक क्लासेज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लिंक मिलता रहे। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज चतुर्थ लगभग 1155 में गद्दी पर बैठते हैं और 1163 में मृत्यु होती है। कई जगह इनका कालक्रम 1153 से 1164 भी आ जाएगा, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपको याद रखना है विग्रहराज चतुर्थ, हरिकेली नाटक, कवि बांधव, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया अजमेर में, और दिल्ली पर सबसे पहले कब्जा करने वाले थे, करने वाले चौहान शासक थे, और चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। ये चीजें सारी याद रखें। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखो बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जैन ऋषि लोलाक ने की थी। जबकि बिजोलिया शिलालेख को रचा किसने था? गुणभद्र ने। कब? 1170 में। और किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। जब ये रचा गया उस समय शासक कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। पूछे स्थापना किसके द्वारा की गई? लोलाक यानी उत्कीर्ण। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? अब एक चीज ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसके आप सामने बहुत बड़ी समस्या थी। एक तो भंडानक जाति का विद्रोह था जो पंजाब और भरतपुर क्षेत्र में थी। एक था इसके नागार्जुन भाई थे, उनका विद्रोह किया इसने। एक थे महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव। एक थे जयचंद गहड़वाल कन्नौज के। इधर से मोहम्मद गोरी की शुरुआत थी, इधर था भीम सेकंड। यहाँ ये सारी बड़ी समस्याएं थी, चारों तरफ से घिरा हुआ था। फिर इसने दिग्विजय नीति की शुरुआत की और सबको हरा दिया, लेकिन अंतिम में उसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? महोबा। कौन सी? वैसे देखो ये महोबा का युद्ध हुआ था 1182 में। इसे तुमुल का युद्ध भी कहते हैं, जेचाक भुगती बुंदेलखंड का युद्ध भी कहते हैं। और यहाँ के शासक कौन थे? परमर्दी देव थे। परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें परमर्दी देव के 2 सेनापति आला और उद्दल मारे जाते हैं। निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? देखो चंद्रप्रदायी था, जनार्दन भी था, जयानक भी था, सोमदेव नहीं था। ये विग्रहराज जो चतुर्थ है बिसल देव, उसके दरबार में था, जिन्होंने ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा। त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो त्राइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? चौहानों और तुर्कों के बीच हुआ। चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, तुर्क मोहम्मद गोरी था। ऐसे भी वंश पूछ ले जाते हैं कई बार। किस शासक के शासन काल को चौहान शासन का स्वर्ण काल कहते हैं? अब हर एक प्रश्न मैंने पूरा दे दिया, हर एक प्रश्न। तो किसको? बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ का काल। ध्यान रखना सबसे ताकतवर शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, लेकिन स्वर्ण काल पूछे बिसल देव। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का, राजस्थान में चौहानों का नाम आए, आपको बिजोलिया शिलालेख करना है। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया? ताजा ताजा रीट के अंदर अभी प्रश्न है, रीट लेवल सेकंड, जो 24 जुलाई का पेपर था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज, जिसे हम आनाजी के नाम से भी जानते हैं। ये वही अर्णोराज है जो 1133 से लेकर 1155 तक अजमेर की गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने पुष्कर में एक आना सागर झील का निर्माण भी 1137 में करवाया था। अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की थी, इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान थे। मोहम्मद गोरी का शासन कहां तक फैला हुआ था? तो आपको पता है कि मोहम्मद गोरी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आया था, तभी तो बठिंडा जो तबर हिंद सरहिंद है वहां पे त्राइन के मैदान में युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड़वाल शासक कौन था? देखो जो विद्यार्थी नए हैं, एकदम फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं है उनके लिए ये बहुत ही खास है, बहुत खास है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट मैंने क्लियर किया है, हालांकि थोड़ा स्पीड से मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लगभग विद्यार्थी क्या है कि वीडियो को 2.0 पे देखते हैं, स्पीड से देखते हैं, इसलिए मैंने पहले 2.0 बढ़ा दी इसको। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड़वाल शासक कौन था? तो जयचंद गहड़वाल था। सेवंगी तावाड़ा है ना, वही जयचंद गहड़वाल।
पृथ्वीराज की शासन प्रबंधन संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो सबसे पहले उसने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को हराया था। आपको पता होगा कि 1187 में जब वो गद्दी पर बैठा तो महज उसकी आयु 11 वर्ष थी और उसके जो नागार्जुन चचेरे भाई थे वो विद्रोह कर रहे थे अजमेर की गद्दी लेने के कारण, इसलिए उसने पहला अभियान यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ट्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का कारण क्या था? तो द्वितीय युद्ध में आपको बताया कि ट्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी भाग गया तो उसका पीछा नहीं किया और मस्ती से 1 साल निकाल दिया। तो मोहम्मद गोरी द्वारा युद्ध की पूर्ण तैयारी की गई, बिल्कुल वो तो तैयार था बदला लेने के लिए। पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना, बिल्कुल मस्ती की थी 1 साल। प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना, प्रयुक्त सभी। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने थे? देखो हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? 1177 में। जन्म कब हुआ? 1166। ट्राइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो जाहिर सी बात है ये युद्धों का पृथ्वीराज के बारे में पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई है, जिन्हें पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी भट्ट। इनका जन्म 1148 लाहौर में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र भी थे। मोहम्मद गोरी ने भारत के किन क्षेत्रों को विकसित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा? देखो जैसे ही मोहम्मद गोरी ने भारत के क्षेत्रों को जीता, यहाँ का प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी गुलाम को सौंप दिया। वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, गुलाम वंश की शुरुआत की थी और अजमेर में संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? वासुदेव चौहान ने 551 में चौहान वंश की शुरुआत की और सांबर को अपनी राजधानी बनाया। अजमेर के चौहानों को चौहानों के नाम से जाना जाता है, तो अजमेर के चौहानों को स्पादलक्स के चौहान कहते हैं। एक बात याद रखना, बहुत बार प्रश्न आता है कि चौहानों की अजमेर से पहले राजधानी कौन सी थी? स्पादलक्स, या स्पादलक्स को कहें हम सांबर या साकंबरी, कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। किस चौहान शासक ने साकंबरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई? आ गया ना, साकंबरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई अजय राज ने बनाई थी और 1113 में इसने अजमेर शहर बसाया था। अजय राज ने अजमेर शहर कब बसाया? 1113। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। 1137 में अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चयन कीजिए। 4 शासक है, कालक्रम बताना है। ये प्रश्न अभी 2-3 बताऊंगा, ये अभी 2021 और 22 के एग्जामों में आए हुए। देखो, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। आपको पता है सबसे लास्ट में कौन आया था? पृथ्वीराज तृतीय। तो व्यवस्थित करना है, ये आ गया, लास्ट में आएगा। पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर, 2 नंबर यहाँ आ गया। सोमेश्वर से पहले आया था पृथ्वीराज द्वितीय, 3 नंबर आ गया, और उससे पहले आया था विग्रहराज चतुर्थ। तो 1 3 2 4 इसका उत्तर हो जाएगा। देखो 1 3 2 4। देखो मैं आपको बता देता हूं, सबसे अंतिम में आया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसके पिता थे सोमेश्वर। सोमेश्वर से पहले आए थे पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय अपने भाई अपारगम्य को मारकर आए थे। अपारगम्य से पहले शासक आए थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ पहले आए थे, कुछ समय के लिए रहे थे जगदेव, और जगदेव से पहले आए थे, जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी अर्णोराज की। अर्णोराज आए, अर्णोराज अपने पिता किससे? अजय राज से गद्दी लेते। ये इतना कर्म है सब। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा की। ताजा अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये शायद है सितंबर 2021 में कॉलेज लेक्चरर में आया था। अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक अजनबी आक्रमण को छेड़ा, बिल्कुल तुर्क आक्रमण को इसने खदेड़ा था और अजमेर की धरती खून से लाल हो गई थी, गंदगी फैल गई थी, इसलिए 1137 में इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, चंद्रा नदी के पानी को रोककर। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था, गलत है, सफल रहा था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल किया था इसने। आंचल नाम था, कांचन नाम था उसका, उससे शादी की थी। वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, बिल्कुल जगदेव के द्वारा मारा गया था, इसलिए तो इसे चौहानों का पितरंता कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, सही कथन बताना। तो पहला ही सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। 1 3 4 सही है, 1 3 4। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पेपर में आए हुए हैं सारे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो परमर्दी देव था, जिसके बीच 1182 में महोबा का युद्ध हुआ था, जिसे तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा पृथ्वीराज चौहान का मित्र था?
कितना आसान प्रश्न है, फिर भी पेपर में आता है। चंद्रबरदाई, जिसे पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने लड़के, स्टार लगा लेना, ये प्रश्न आता ही आता है। अभी 29 जून को पता नहीं एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। तो 2 युद्ध हुए थे, इनका प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? मैंने अभी आपको पूरा डायग्राम बता दिया। चालुक्य शासक था भीम द्वितीय। जयचंद कैडवाल वंश का था, परमर्दिदेव चंदेल वंश का था। सूफी संत ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? तो 1192 में ट्राइन के द्वितीय युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ ये आया था, भारत में आए थे ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय उसमें राजा थे। और आपको पता है अजमेर को इन्होंने कर्म भूमि बनाई थी। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया? तो संस्कृत महाविद्यालय विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। इस 2.5 दिन के झोंपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। 16 खंभों पर यह बनी है और इसका डिजाइन करता अबू बकर था। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य? देखो, स्पादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, बिल्कुल सही है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ये असत्य है, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ नहीं करवाया। तारागढ़, इसे पहले अजयमेरु दुर्ग कहते थे, अजय राज ने बनाया था। तारागढ़ दुर्ग पृथ्वीराज सिंसोदिया ने बनवाया। चित्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था, बिल्कुल सही है, तो ये गलत है। अगला देखिए, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो सबसे पहले अजय राज ने बनाई। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? वासुदेव था, 551। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो सांबर थी पहले। कौन सी? सांबर। ये प्रश्न सारे आए हुए ऐसे आते हैं, देखो, और मैं कह रहा हूं लगभग ये 96 के आसपास प्रश्न है, और यहां से आपके पीटीआई के एग्जाम में आ जाएंगे। देखो, बाकी सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पीटीआई के लिए चल रहा है तो नाम पीटीआई का लो। हमारी सुबह 7 बजे रोज करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखा करो। जो भी विद्यार्थी आपके भाई बहन है सबको बताया करो, रीट वाले सब में करंट राजस्थान का आता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब में काम आएगा। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर। कथन देखो, सुवर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 में हुआ था, बिल्कुल। सुवर्णगिरी यानी जालोर दुर्ग का साका हुआ था। मकराना शिलालेख में जालोर साके की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जालोर दुर्ग में जौहर मेणादे ने किया था, जालोर दुर्ग में मेणादे ने, ये गलत है। मेणादे ने नहीं किया था, जेतल दे ने किया था, जो कानड़ देव की पत्नी थी। मेणादे ने जौहर सिवाना दुर्ग में किया था 1308 में, जो शीतल देव की पत्नी थी। सिवाना दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नारका और भोज मारे गए, बिल्कुल सही है। तो कथन है, अब आगे दे रखा गया, सही कूट का चयन कीजिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही, 1, 2, 4 ये सही। ये प्रश्न पढ़ लेना, जिसने चौहान पढ़ रखा ना पूरा, ये प्रश्न पढ़ लेना, बस क्लियर हो जाएगा सब कुछ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय का भारत का महान व शक्तिशाली शासक बताया? तो जालोर का एक शासक था उदय सिंह, उसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भारत का महान, क्योंकि उसने ये जेतर सिंह ने, मेवाड़ वाले जेतर सिंह ने आक्रमण किया था, उसको असफल कर दिया। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, उसको असफल कर दिया। इसकी बहादुरी को देखकर। दुर्गों के नामों के बारे में असत्य बताइए। देखो, जलालाबाद जालोर को कहते थे, बिल्कुल। किसने नाम रखा? अलाउद्दीन ने। खेराबाद सिवाना का नाम रखा अलाउद्दीन ने, सही है। बख्तरबंद रणथंभौर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। कुमठ दुर्ग तारागढ़ को कहते हैं, गलत है। कुमठ सिवाना दुर्ग कहा जाता है। सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर के अंदर है, इसे कुमठ दुर्ग भी कहते हैं। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ था? चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण दुर्बल राज के समय हुआ था। किसके समय? दुर्बल राज के समय पहला आक्रमण हुआ। वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई? ये प्रश्न बता देता हूं, 21 सितंबर 2022 कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया था। वीर सातल देव और सोम, ये सातल देव के पुत्र थे सोम, ये हुए थे 1308 में सिवाना दुर्ग के साके में, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया। इसकी पत्नी जो मेणादे थी, वो वीर गति को जौहर किया था। यह सिवाना दुर्ग का साका कहलाता है, और इस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा। 12वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन किस शासक द्वारा स्थापित किया गया? 12वीं सदी में सोनगरा, तो सबसे पहले जो अजमेर के सोनगरा चौहान है, उनकी शुरुआत कीर्तिपाल चौहान से होती है। 1181 ईस्वी में ये
परमारों को हराकर यहाँ पे चौहान वंश की नींव डालते हैं। इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन विख्यात है? देखो मैंने इसमें जालोर, रणथंभौर और अजमेर के चौहान जो पेपर में आते हैं वो डाले। तो मालदेव मुछाला है वो मालदेव सोनगरा को कहते हैं। ये वही मालदेव सोनगरा है जब 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नड़ देव को हराकर जालोर पर अधिकार किया और ये जालोर दुर्ग वापस किसको सौंप दिया? मालदेव सोनगरा। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 1311 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ कान्नड़ देव और उसका पुत्र वीरमदेव मारा जाता है। क्यों आक्रमण किया जाता है? वीरमदेव जो कान्नड़ देव का पुत्र होता है, अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से शादी नहीं करते हैं, इस वजह से एक युद्ध का बड़ा कारण होता है, ये मोहनोत नैणसी कहते हैं। जबकि फरिश्ता ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नड़ देव का अपमान किया था, इसलिए आक्रमण हो। अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दिल्ली सल्तनत का शासक था जो 1296 में गद्दी पर बैठा और 1316 में इसकी मृत्यु हुई। अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था थी इसकी। इसने आपको कभी भी राजपूतों के बारे में राजस्थान पूछे तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी ऐसा शासक था जिसने राजपूत राजाओं को हराया था, बाकी किसी ने नहीं हराया। और सबसे ज्यादा जो साके हुए हैं वो खिलजी की वजह से हुए। देखो, सबसे पहला साका हुआ रणथंभौर में 1301 में, फिर दूसरा साका चित्तौड़गढ़ में 1303 में, तीसरा साका सिवाना में 1308 में और फिर जालोर का साका 1311। अब मिला लो कालक्रम में विजय अलाउद्दीन खिलजी ने। ए उत्तर आएगा, फिर डी ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ए सी डी बी ये आएगा। यहाँ हमीरदेव चौहान शासक था, यहाँ कान्नड़ देव था, या रतन सिंह था, या शीतल देव था। पत्नियां बताता हूँ, यार रंग देवी थी, जालोर में जेतल दे थी, चित्तौड़ में पद्मिनी थी, सिवाना में मीणा दे थी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर शासक आ गए। ये दोनों प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। अब यहां से आपको देखना है कि अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम और विग्रहराज चतुर्थ। तो इनमें से सबसे लास्ट में विग्रहराज चतुर्थ है, 4 नंबर। विग्रहराज चतुर्थ से पहले अर्णोराज आए थे 3 नंबर, फिर आए थे अजयराज 2 नंबर और फिर पहले आए थे पृथ्वीराज प्रथम। ये कुछ अंदाजा रखना है। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोबारा प्रश्न आ गया, अभी इसका उत्तर ये हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया, आपको दोबारा नहीं बताऊं। अब देखिए, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? जालोर के चौहान शासकों में से कौन सा ऐसा राजा था जिसको दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? वो चाचिंग देव था। इसके समय कोई दिल्ली सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? ये रणथंभौर जो दुर्ग है, इसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था। 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज तृतीय ने यहाँ चौहान वंश की नींव डाली थी। तो यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मोहम्मद शाह, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम से प्रेम करने लगा था, उसको मारने के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति मोहम्मद शाह किसकी शरण में चला गया? हमीरदेव चौहान की। और हमीरदेव शरणागतों का रक्षक और हमीर हटी था, उसने उसको पनाह दी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। देखो, अलाउद्दीन के विद्रोही सेना नेता मोहम्मद शाह को अमीर द्वारा शरण दी गई थी। बिल्कुल, अमीर द्वारा खिलजी के अधिकार वाले बयाना केंद्रों पर कब्जा किया गया, गलत है। अमीर की सुंदर पत्नी को पाने की लालसा थी, ये भी गलत है। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मुख्य कारण था, मैंने बता दिया। हमीरदेव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया था? देखो, ये जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 में, और इसने 1290 में पहली बार रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और जब आक्रमण किया था तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो हमीरदेव चौहान का एक सेनापति था गुरदास सैनी मारा गया था। बार बार जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है लेकिन कभी जीत नहीं पाता हमीरदेव चौहान से। लास्ट में एक बात कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर नहीं समझता। आपसे सीधा एक क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? रणथंभौर दुर्ग से है, जो हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। ये हमीरदेव चौहान है ना, ये हमीरदेव चौहान, ये 1282 में गद्दी पर बैठता है और 1301 में ये अलाउद्दीन खिलजी के उस आक्रमण का शिकार हो जाता है, क्योंकि शरणागतों का इसने मोहम्मद शाह को शरण दी थी। ये अपने इतिहास में हट के लिए प्रसिद्ध है और शरणागतों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि सिंह सुवन सतपुर सवचन कदली फल तिकबार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसके लिए कहा जाता है, ये ध्यान रखना। हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किसने किया था?
तो विश्वासघात किया था रणमल व रतिपाल ने किया था। इनके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी जीतता है। अमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? अब थोड़ी सी डिटेल बताता हूं मैं, यहाँ पे समझाओगे तो अच्छी बात है। रणथंभौर दुर्ग का साका पूछे तो 1301 में हुआ था, 11 जुलाई 1301 में। शासक था हमीरदेव चौहान। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के उलुग खां और नुसरत खां ने। हालांकि ये नुसरत खां मारा जाता है पहले आक्रमण में उलुग खां, इसके साथ आता है कमालुद्दीन गर्ग। अमीरदेव चौहान की पत्नी होती है रंग देवी और इसके सेनापति होते हैं रणमल रतिपाल, जो क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं। इस कारण अमीरदेव चौहान और रंग देवी, यहाँ ये जोहर केसरिया होता है और पहला जल जोहर होता है और राजस्थान के इतिहास का प्रथम साका होता है। अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि जब अलाउद्दीन खिलजी जीत गया तो कहा कि आज जो इस्लाम विरोधी गढ़ है वो टूट गया, या आज कुफर का दरवाजा टूट गया। देखो, हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है हमीर रासो जोधराज ने लिखी थी। एक हमीर रासो और लिखी थी, वो सारंगधर ने लिखी थी। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखी थी। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग था केमास। कई परसेंट रिपीट है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है असत्य है? देखो, टोड चौहानों को विदेशी मानते हैं, बिल्कुल। ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं, बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, ये गलत है। पृथ्वीराज रासो तो अग्नि से मानते हैं, अग्निकुंड से। रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की थी? रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की थी? तो रणथंभौर में गोविंदराज ने। कब? 1194। किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया? अभी मैंने बताया था हरिकेली नाटक, जो किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ। किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लठ द्वारा किए जाने का और चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है? तो प्रशस्ति कौन सी होगी? हर्षनाथ प्रशस्ति होगी। और हर्षनाथ को यहाँ शाकंभरी के चौहान वंश का कुल देवता भी कहते हैं। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखो आ गया, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? जैन ऋषि लोलाग के द्वारा। रचा गुणभद्र ने, शासक सोमेश्वर था। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? तो चंदेलों की राजधानी महोबा। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन? ये प्रश्न आए हुए पेपर में उठाए हुए, ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कई परसेंट रिपीट है। देखो, शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है हरिकेली शिलालेख। अच्छा, क्या है? बिजोलिया, सॉरी, शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धि है बिजोलिया शिलालेख। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? तो किसने? अर्णोराज ने। खुद शैव धर्म का उपाय था, फिर भी वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कित्तू एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? कित्तू एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? तो मोहनोत नैणसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग किसको सौंपा? देखो, 1311 में जालोर दुर्ग का साका हुआ और अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया और वापिस ये दुर्ग किसको सौंपा था? कमालुद्दीन गर्ग को। कमालुद्दीन गर्ग को सौंपा था और कमालुद्दीन गर्ग ने इसको वापस किसको सौंप दिया? मालदेव। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके दो सेनापति नाहर खां और भोज मारे गए? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था तब उसके सेनापति नाहर खां और भोज मारे गए? सिवाना। और सिवाना दुर्ग का साका कब हुआ? 1308 में। ये सिवाना दुर्ग वर्तमान में बाड़मेर में, याद रखना। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण हल्देश्वर पहाड़ी पर करवाया। वीरमदेव सोनगरारी बाता और कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? ये ग्रंथ इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आता ही आता है। तो कानड़ देव प्रबंध के जो ग्रंथ के रचयिता है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। हांसी व अचलेश्वर अभिलेख में अजमेर के चौहानों को बताया गया है। हांसी अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया है? चौहानों को क्या बताया गया? चंद्रवंशी बताया गया। क्या बताया गया? चंद्रवंशी। चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि थी? चौहान वंश का कौन सा शासक था जिसको नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी थी? गुवक। और ध्यान रखना, गुवक को वीर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने की थी और इसके बाद से गुवक ने नागभट्ट द्वितीय की जो अधीनता स्वीकारी नहीं, और ये पहला ऐसा शासक था चौहानों का जिसने स्वतंत्र शासन की शुरुआत की थी। उससे पहले जितने भी थे सामंत के रूप में काम करते थे। ये गुवक वही है जिसने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना कब की? 1113। अजय राज गद्दी पर बैठा था 1105 में।
अगला देखो, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा? ये अभी रीट के अंदर प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, ये तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो पहले अजयमेरु दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध था। विश्व हैबर ने कहा। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 में कहा हुआ? लाहौर में हुआ। चंद्रबरदाई का दूसरा नाम पृथ्वी भट्ट था। चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। आहला और उद्दल का संबंध किस युद्ध से था? तो 1182 में महोबा का युद्ध हुआ था। आला और उद्दल, उसमें परमर्दी देव की ओर से पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मारे गए महोबा का युद्ध। मगरब, भैरव यंत्र, टिकुलिया, मरकटी यंत्र, इन सब पत्थर बरसाने वाले यंत्रों का संबंध किस दुर्ग से है? रणथंभौर दुर्ग से। हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की बात में 3 बातें याद रखनी है। अबुल फजल ने इसको कहा कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। इसके अलावा जब रणथंभौर दुर्ग पर 1301 में जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा डाला था, 1 साल तक घेरा डाला था, तो अमीर खुसरो ने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई इस दुर्ग की कि 2 सोने के दानों के बदले 1 अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था। और जब 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया, तब अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर खो गया। इतनी बात मैंने आपको। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में अमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो अमीर का जो भीम सिंह था वो मारा गया था, और अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां मारा गया था। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? अभी मैंने बताया 1301 में साके के साथ ही रणथंभौर दुर्ग। विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है, और ये एनसीईआरटी की बुक में स्पेशल लिखा हुआ है। विजयादित्य अमीर देव चौहान का दरबारी कवि था। ये अमीर देव चौहान 1282 में गद्दी पर बैठा और 1301 में साके में केसरिया किया इसने। अमीर देव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। अमीर देव चौहान अपने हट के लिए और शरणागतों के लिए प्रसिद्ध था। अमीर देव चौहान की एक और बात याद रखना, इसने कोटिये जन यज्ञ करवाया था जिसका राज पुरोहित था विश्वरूप, और अपने जीवन में इसने 17 युद्ध लड़े थे जिसमें 16 जीता था। राय पिथौरा व दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो पृथ्वीराज तृतीय को प्राप्त थी। राय पिथौरा और दल पुंगल पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। इसकी एक पत्नी थी श्योगिता और एक इसकी पत्नी थी इंचिनी, जो भीम सेकंड के विरुद्ध जाकर शादी की थी। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज चौहान, जिसने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। इसका प्रधानमंत्री था केमास, माता कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर चौहान, दरबारी कवि चंद्रबरदाई। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय की बात याद रखना, इसने दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? तो चंद्रबरदाई को पृथ्वी भट्ट कहा जाता है। प्रतिहार शासक वत्सराज की ओर से त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाला चौहान शासक कौन था? तो वो वत्सराज की ओर से त्रिकोणीय संघर्ष में जो भाग लिया था वो किसने लिया था? दुर्बल राज। ये आपके 92 प्रश्न मेरे हिसाब से तो मैंने अलग से भी बता दिए और पूरे प्रश्न भी दे दिए। चौहान वंश का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, निरंतर अध्ययन करते रहे अच्छे तरीके से। आपके पास पीटीए के जितने भी ग्रुप बने उनको पढ़ते रहे, और ये सेकंड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही शानदार 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। मान के चलो आपको हूबहू हो सकता है प्रश्न ही आपको सीधे मिल जाए। तो अच्छे तरीके से पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से, और आपको क्लास मिलती रहेगी। सुबह 7 बजे करंट की क्लास आती है हमारी, शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है, और ये 10 बजे आपको क्लास मिलेगी रात को जब भी मिलेगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।